दिसंबर 15 अर्थात आज गुरुवार के हमारे सीए बूस्टर सेशन में। ये सेशन वैसे मैंने दिन में ले लिया था, अभी मैं आपको प्रीमियर पे इसको रिलीज कर रहा हूं। पैरेलल में आपको लाइव चैट दिखेगा। वैसे सेशन हमारा प्रीमियर मोड में है, समझ गए ना। आप तो लाइव चैट में बढ़िया पार्टिसिपेट करो, देखने वालों को मजा ही आता है भैया। तो कमेंट थ्रेड में लाइव चैट में बताओ अभी तक के सारे सेशन देखे कि नहीं। आज का एजेंडा आपके सामने है, सारे पॉइंट देख लिए आपने, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर आज की जो है वो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही डरा देने वाली है। अब तो अखबारों में भी खुल के ये बात सामने आ रही है कि ये जो एम्स का साइबर अटैक था ये 99% या कहें 100% चाइना से ही हुआ था। तो दिस वेरी क्लियरली मीन्स दैट चाइना इज एक्टिवली कैरिंग आउट अ साइबर अटैक अगेंस्ट इंडिया, जिसका पर्पस सिर्फ ये होगा कि वो भारत की कितनी तैयारी है उस चीज को जज कर सके। कोई ऐसा रैंडम अटैक इतने बड़े हॉस्पिटल पे तो नहीं। तो एम्स का साइबर अटैक चाइना से हुआ। ये 20 दिन पहले मैंने आपको जब सेशन लिया था तो ये शक बताया था, आज वो कंफर्म होता दिख रहा है। लेकिन हमारे पास काउंटर अटैक स्ट्रेटजी क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है। Because if we know that China definitely has evil designs on us, so we should have a counter attack strategy. I really hope and pray to God that the Modi government has an active plan for a counter attack. Ideally, हमारा एम्स डाउन हुआ तो बीजिंग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल डाउन होना चाहिए। दूसरी कोई भाषा इसमें काम नहीं आने वाली है, नहीं तो हम पे अटैक होते रहेंगे। अब हम देखते हैं, हो सकता है सरकार के पास कुछ बड़ी स्ट्रेटजी हो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा ट्रेड है। जब गलवान हुआ था तब उस वक्त हमने एक राष्ट्रवाद की लहर भारत में देखी थी। चाइना को उखाड़ के फेंक देंगे, चाइना से इंपोर्ट बंद कर देंगे। गलवान होने के बाद भारत ने कितने इंपोर्ट किए चाइना से वो आपको यहां पर दिखेगा। यह हमारा गलवान के बाद का इंपोर्ट का चार्ट है। तो बहुत सीधी सी बात है, सीमा पर जो हो रहा है उसका हमारी इकोनॉमी से कोई रिलेशन नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स की लॉबी और ट्रेडर्स की लॉबी भर भर के कंटेनर भर भर के पोर्ट्स के ऊपर सामान ला रहा है, जिसमें से 15-20% इलीगल होता है, जिसका कैश में लेन देन होता है। यह पूरा का चाइना का इंपोर्ट का पूरा ट्रैक चल रहा है। एज यू कैन सी, भारत का जो ट्रेड चल रहा है चाइना से, ये है हमारे चाइना से आयात और ये है हमारे चाइना को निर्यात। अब ऐसे में क्या बैलेंस रहने वाला है? तो हम तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फंडिंग कर रहे हैं यहां से भारत में। और जैसा आप देख सकते हैं कि टॉप 10 में चाइना का शेयर और अमेरिका का शेयर मोटे मोटे तौर पर 11 से 12% का फिक्स हो चुका है। नंबर 1 नंबर 2 कोई एक ऊपर कोई एक नीचे होता रहता है। जब तक ही ऐसा रहेगा हमारे लिए चाइना को हेड ऑन ले पाना मुश्किल है। लेकिन आज 9 साल हो गए मेक इन इंडिया आके, हम कहीं भी इसको कम नहीं कर पा रहे हैं। ये भीषण सच्चाई है। काफी सारे न्यूज आइटम्स मैंने आज जब स्कैन किए तो मुझे मिले, जिसमें हर न्यूज आइटम कुछ ना कुछ तो नया बता ही देता है। तो आपके लिए मैंने यहां लगा दिए हैं, आज का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और जो नई एलएसी क्राइसिस आई है, वेयर वाई एंड व्हाट नाउ, इसके ऊपर भी एक अच्छा राइटअप यहां आया है। प्रवीण साहनी जैसे मिलिट्री थिंकर्स की अगर हम बात माने, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, कई लोग उनकी बात को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। उनका कहना यह है कि चाइना ने लैंड एयर वाटर पे तो जो है भारत से लड़ने की, अमेरिका से लड़ने की इन जनरल तैयारी कर रखी है। उसके अलावा साइबर वॉरफेयर, रॉकेट वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर, इसमें उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। और फिर इलेक्ट्रॉनिक, एआई, एमएल, डीएल, ये सब पे भी किया है। तो अगर चीन कभी किसी से युद्ध करेगा, कभी भी, भारत से, अमेरिका से, किसी से भी, तो वो इस नजरिए से युद्ध करेगा कि 3 से 4 दिन में सामने वाले के सारे सिस्टम को ठप करो और युद्ध जीत लो। अब क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये तो अब अगर होगा तो पता चलेगा, और हम तो यही कहेंगे कि वैसा कभी ना हो। तो प्यारे दोस्तों, ये है चीन की स्थिति। एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, मैंने एम्स के ऊपर अभी तक किसी भी मिनिस्टर का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देखा है। आई होप सरकार उसके ऊपर कुछ ऑफिशियली बताए और हमें यह बताए कि काउंटर स्ट्राइक की क्या तैयारी है, या करके बताए जिससे हमें पता चल जाएगा। एडवांस में तो बता नहीं पाएंगे। आरबीआई जिस तरह से रेट बढ़ाते जा रहा है, अब क्योंकि डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन ईज होता दिखाई दे रहा है, तो आरबीआई से यह अपील की जाने लगी है कि आप जिस रेट से रेट्स बढ़ा रहे थे, जिस गति से आप ये रेपो रेट बढ़ा रहे थे, उसको थोड़ा रोक दो। क्योंकि आपके द्वारा रेट बढ़ाए जाने की वजह से अब भारत का स्लोडाउन ज्यादा तीव्र हो सकता है अगले साल, ग्लोबल स्लोडाउन के मद्देनजर। और क्योंकि दुनिया में रिसेशन है, वेस्टर्न वर्ल्ड में,
यूरोप ऑलरेडी रिसेशन में है, यूके ऑलरेडी रिसेशन में है, अमेरिका जाने वाला है। तो अगर ऐसे में भारत की इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है हायर रेपो रेट की वजह से, तो उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आप जिस गति से रेपो रेट बढ़ा रहे थे उसको थोड़ा सा अब आप स्लो कर लीजिए। पैरेलल में यहां पर हम देख रहे हैं कि WPI का जिस तरह से कम होता हुआ एक पेस दिख रहा है, आरबीआई को कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा रिलीफ तो मिला होगा। ऑल्दो आरबीआई की फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी CPI बेस्ड चलती है, लेकिन लंबे समय तक CPI रहा तो वो सब तरफ घुस जाता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बन जाती हैं, वो WPI को फीड करना शुरू कर देता है, हर तरह की प्रॉब्लम होती है। और ऐसा लग रहा है कि अभी पिछले टाइम में इन्फ्लेशन को नजरअंदाज करने की वजह से ऐसा हुआ होगा। उस लाइट में आरबीआई लड़ रहा है और उस लाइट में अब उससे अपील हो रही है कि भैया फिलहाल के लिए लड़ाई को थोड़ा सा मुलतवी कर दो, स्थगित कर दो। प्यारे दोस्तों, हमारा ये बड़ा प्यारा कोर्स है आंसर राइटिंग का। अगर आपका अलग अलग एग्जाम्स में जहां ऐसे राइटिंग होती है, आपको सब्जेक्टिव लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं, नॉलेज तो बहुत अच्छा है लेकिन आंसर राइटिंग में हालत खराब हो जाती है, आप कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, तो आपको हमारा ये कोर्स आज के आज एनरोल करना चाहिए। दिस इज अ ब्यूटीफुल 6 months कोर्स जिसमें हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, आंसर राइटिंग तो कराते ही हैं। लिंक नीचे दी है, जानकारी लीजिए, आज के आज एनरोल कीजिए। ईटिंग मोर, ग्लोबली ज्यादा कैलोरी कंजम्पशन पिछले 20 सालों में होने लगा है। ये किसने बताया? ये बताया फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट ने। FAO जो है वो दुनिया भर में एग्रीकल्चर और फूड से संबंधित सबसे रिलायबल बॉडी है और ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। FAO ये कहता है कि नंबर ऑफ कैलोरी पर पर्सन कंज्यूम ग्लोबली 9% बढ़ गई है 2960 कैलोरी पर डे तक। समझ में आ गया आपको? और एशिया में इसमें मैक्सिमम ग्रोथ दिखाई दिया है। तो एशिया में हमने ये देखा है कि 2000 से अभी तक 14% का ग्रोथ हो चुका है। एवरेज डाइटरी एनर्जी सप्लाई किलो कैलोरीज पर कैपिटा पर डे। तो इसका मतलब क्या है? भारत में यहां पे बता रहे हैं कि लगभग 13% की ग्रोथ हो गई है पिछले 20 सालों में और एवरेज अब हो गया 2594 कैलोरीज किलो कैलोरीज पर पर्सन पर डे। हम सभी जानते हैं कि ये औसत फिगर है, तो अगर ये औसत फिगर है तो कई लोग इसके नीचे भी होंगे और कई लोग इससे बहुत ऊपर भी होंगे। लोग जो बहुत ज्यादा खाते हैं, समृद्ध हैं, उनके इसमें बहुत रिच फूड भी आता है, तो वो हो सकता है 3, 3.5, 4, 4.5, 5,000 कैलोरी तक कंज्यूम कर रहे हो। कई लोग जो गरीब हैं वो 1000-1500 तक कर रहे हो। लेकिन अगर मैं सिर्फ औसत पे चलूं, केवल एवरेजेस पे चलूं, तो कहीं ना कहीं इससे यह पता चलता है द अवेलेबिलिटी ऑफ कैलोरीज हैज सिग्निफिकेंटली स्मूदन्ड आउट। अब जैसे भारत का PDS है, हमारे यहां 5.25 से 5.5 लाख फेयर प्राइस शॉप्स हैं, राशन की दुकानें। भारत का ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने लॉन्च किया था और उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उनको काफी मदद की थी, और उसके अलावा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलो और बाद में वर्गीस कुरियन, इन सब ने, भारत में हमने कैलोरी अवेलेबिलिटी अच्छी सुनिश्चित कर दी और सारे हमारे MSP सिस्टम से फूड का उत्पादन बढ़ गया और हमने हमारी फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, PDS के थ्रू लोगों तक कैलोरी पहुंचाना शुरू कर दी, एटलीस्ट चावल गेहूं पहुंचा दिया, तो कैलोरी लोगों को मिलना शुरू हो गई है। 2013 में जब हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए तो भारत के लगभग 3 या 2 तिहाई लोगों को हमने बेसिक फूड सुनिश्चित करवा दिया, तो उसी को हम हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं। तो भारत में कैलोरी मिलनी शुरू हो गई। हालांकि न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं वो एक सेपरेट इशू है, तो हमें कमेंट थ्रेड में बताएं, लाइव चैट में भी बताएं कि कैलोरी सफिशिएंट होना और न्यूट्रिशन सफिशिएंट होना दोनों में क्या फर्क होता है। एक सिंपल सा लॉजिक जो मैं हमेशा बताता ही हूं स्टूडेंट को, आज फिर बता देता हूं। एवरी फूड आइटम is a source of multiple nutrients and every nutrient can be sourced from multiple food items। इसीलिए कहते हैं कि भारत को अगर न्यूट्रिशन यानी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, कुपोषण की समस्या से पार पाना है तो हमें लोगों की डाइट को डाइवर्स करना पड़ेगा, रिच डाइवर्स डाइट। उसके लिए पैसा पैसा पैसा, उसके लिए पर कैपिटा इनकम का अच्छा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो रिच डाइवर्स डाइट कभी नहीं हो सकती। तो यू विल रिमेन अ कैलोरी रिच एंड अ न्यूट्रिशन डेफिशिएंट, विच इंडिया एक्चुअली इज। लेकिन जहां तक कैलोरीज का सवाल है, दुनिया भर में ऐसा लग रहा है कि पहले से अब लोग ज्यादा खा रहे हैं। आगे समझ में इसके और क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं वो भी आप हमें जरूर बताएं। पावर ऑफ अ पासपोर्ट। प्यारे दोस्तों, दुनिया में किसी भी देश की एक रेपुटेशन का पैरामीटर पासपोर्ट की ताकत भी होती है। तो पासपोर्ट की ताकत मेजर कैसे की जाएगी, क्योंकि ये एक रिलेटिव ताकत है, उसको हमको देखना है। तो यहां पर आर्टन कैपिटल का एक पासपोर्ट इंडेक्स आता है, ऐसे और भी 2-3 बड़े इंडेक्स आते हैं, आपने नाम सुना है, एक H से शुरू होता है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स
वो ये बताता है कि कितनी जगह आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं और कितनी जगह वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलता है। तो जहाँ तक, और ये रैंक है, तो जहाँ तक भारत का सवाल है, तो भारत का जो पासपोर्ट है वो आज की तारीख में 24 जगह आप वीज़ा फ्री जा सकते हो और 48 जगह वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। और भारत के पासपोर्ट का रैंक दुनिया में हो गया है बेटा 69, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड रैंक, बट स्टिल सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट किन लोगों का है? तो दुनिया में नंबर 1 जो माने जाएंगे या टॉप 5 में माने जाएंगे तो जर्मनी हो गया, यूएई हो गया, जर्मनी यूएई, इस तरह से ये वेरी करता रहा है हर साल के हिसाब से इस रैंकिंग में। दूसरी कई रैंकिंग्स में जापान हमेशा सबसे ऊपर आता है, इस रैंकिंग में थोड़ा सा अलग वर्जन है। और सबसे कम पावरफुल पासपोर्ट अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, सीरिया, सोमालिया, क्योंकि इन देशों में भीतर बहुत गड़बड़ है और लोगों को डर लगता है यहाँ के लोगों को वीजा फ्री आने में, तो उनके ऊपर बहुत सारे चेक्स और बंदिशें होंगी। तो जैसे पाकिस्तान की रैंकिंग है 92, इंडिया की रैंकिंग इसमें आई है 69। तो पासपोर्ट पावर एक तरह से ग्लोबल सॉफ्ट पावर का ही हम एक प्रोजेक्शन मान सकते हैं। तो एक अच्छा शब्द हमारे सामने आ गया, सॉफ्ट पावर। आगे आज मैंने एक हिंदी आर्टिकल लिया है सॉफ्ट पावर पे, लेकिन यहां आपसे पूछ लेता हूं, सभी लोग मुझे लाइव चैट में भी बताइएगा, और जरा प्यारे प्यारे इमोजी, जितने भी लोग लाइव चैट में हैं, प्यारे प्यारे इमोजीज के साथ जरा जोश के साथ एक बार पार्टिसिपेट कर दो, खटखट खटखट। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के बीच क्या अंतर होता है ना? सिंपल सा सवाल है, इंटरव्यू में कई बार ये पूछा है, व्हाट आर द बेसिक और अदर एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन अ सॉफ्ट पावर एंड अ हार्ड पावर। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो हमें जरूर बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके लिए 2 बड़े यूजफुल एग्जाम के अपडेट दे दूं भैया। ये चीजें एग्जाम में सीधे नहीं तो उल्टे तरीके से पूछी जा सकती हैं। पहला है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की लड़ाई। सोशल मीडिया जायंट्स और सरकारों के बीच दुनिया भर में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का युद्ध चल रहा है। भारत में तो महायुद्ध चल रहा है। जितने भी ये सोशल मीडिया और ऑनलाइन जायंट्स हैं, इन्होंने अपने सारे सर्विसेज को इनक्रिप्ट कर दिया है सेफ्टी के लिए। तो आप व्हाट्सएप पे कोई भी संदेश अपने दोस्त को भेजते हो तो आप पढ़ ही लेते हो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, मतलब बीच में कोई घुस के नहीं देख सकता। आपके मोबाइल पे आप देख सकते हो, कोई और आपके मोबाइल को खोल के देख सकता है, फिजिकल डिवाइस सामने वाले के मोबाइल, लेकिन बीच रास्ते में किसी ने उसको हैक किया तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो सब इनक्रिप्टेड गार्बल्ड मैसेज होता है। धीरे धीरे ये सब तरफ फैलता गया। एप्पल की सर्विसेज भी इनक्रिप्ट हो गई। अब एप्पल अपनी बची हुई सारी सर्विसेज को भी इनक्रिप्ट कर रहा है। गूगल बोल रहा है मैं भी इनक्रिप्ट करूंगा। सरकारें इससे बहुत नाराज है। भारत सरकार ये बोलती है मेरे को तो एक डिक्रिप्शन की दे दो, कि मेरे को जिस किसी का जो मैसेज जहां डिक्रिप्ट करना है मैं 24 घंटे अपनी मर्जी से कर लूं। लेकिन ये कंपनियां उससे बहुत डरती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नागरिक अधिकारों का हनन होता है, राइट टू प्रिवेसी का हनन होता है। प्लस इनका तर्क यह है कि हमारे खुद के पास डिक्रिप्शन कीज नहीं होती हैं, तो हम कहां से दें। प्रॉब्लम यह आ रही है कि जहां जेन्युइन केसेस में नेशनल सिक्योरिटी का, एंटी टेरर का, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, तो वहां मैसेजेस डिक्रिप्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई चालू हो चुकी है। और अगर सरकारें वन टाइम डिक्रिप्शन की लेने में सफल हो गई तो ये पोर्टल्स का ही कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाएगी 0 और लोग इसका यूज बहुत हद तक कम कर देंगे, एक्सेप्ट फॉर रेगुलर पर्पज। सीरियस बातें इस पे कोई कभी करेगा ही नहीं। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और वेस्टर्न कंट्रीज में जहां जुडिशरी इन चीजों को लेके बहुत सख्त होती है और जुडिशियल ओवरसाइट, एक देयर इज अ थिंग कॉल्ड जुडिशियल ओवरसाइट, भारत में तो वो है नहीं, इन चीजों में बहुत लिमिटेड है। तो हमारे यहां तो शायद ये हो भी जाए, पश्चिम में ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ये एक और डिलेमा है वेस्टर्न कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जब इंडिया जैसे देशों में काम करने आती हैं तो यहाँ के सरकार की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो वहाँ की उनको आदत होती है, दोनों में गैप उनको बहुत बड़ा दिखता है। तो ये एक बड़ा डिबेट है, आने वाले समय में ये और बड़ा होता जाएगा। शेयर बायबैक, कंपनी जब आगे बढ़ के बोलती है कि मैं मार्केट से अपने शेयर, इतने सारे शेयर खरीद लूंगी, उसको शेयर बायबैक कहते हैं। तो कोई कंपनी खुद के ही शेयर क्यों खरीदेगी? एक तो उससे कॉन्फिडेंस दिखता है कि कंपनी को खुद के भविष्य पे भरोसा है, तभी तो खुद के शेयर खरीद रही है। उसको लगता है कि मैं डूबने वाली हूं तो शेयर भी डूबेगा, तो वो क्यों खरीदेगी? लेकिन उससे भी बड़ा कारण है, व्हेन कंपनी हैज सरप्लस कैश, टू रिटर्न दैट कैश टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टुडे, या तो आप डिविडेंड के थ्रू दे दो और या आप डायरेक्ट शेयर बायबैक एक अच्छी प्राइस पे करके पैसा उनको लौटा सकते हो। ऐसा करके आपका सरप्लस कैश भी कम हो जाता है, जो अगर आपके पास नए प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आप उसका वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। आईटी फर्म्स एक्सेट्रा के लिए ये बहुत यूजफुल स्ट्रेटेजी होती है।
फालतू का कैश आपकी बुक्स में पड़ा हो, वो आपके लिए रेटिंग नेगेटिव भी होता है कि भाई फिर ये कैश कर क्या रहा है, क्योंकि कैश के ऊपर रिटर्न क्या आने आपको। तो प्यारे दोस्तों, इसमें दो तरीके से शेयर बायबैक होते हैं। ये न्यूज मैंने आपके लिए इसलिए, जो मैं चाहूंगा आज का पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ लेना। पहला होता है टेंडर तरीके से, यू इशू अ टेंडर और उसके थ्रू होता है, और भारत में मैक्सिमम उसी रूट से जाता है। और दूसरा होता है वाया दी स्टॉक एक्सचेंजेस। तो अभी ये खबर इसलिए बनी है क्योंकि सेबी जो है वो 6-6 महीने का जो इसमें टाइमलाइन देके किया जाता है, उसको लेके थोड़ी सी परेशान है। सेबी का ऐसा कहना है कि इसमें बहुत मैनिपुलेशन चल रहा है प्राइसेस में, और वो हमें स्वीकार्य नहीं है। तो ये कहानी हो गई आपकी शेयर बायबैक की। चाइना सेमीकंडक्टर्स की लड़ाई में अपने आप को बहुत कंस्ट्रेंड पाता है, क्योंकि ताइवान इसमें नंबर 1 है, और सेमीकंडक्टर्स में उसमें सारा खेल होता है ट्रांजिस्टर की साइज का। अब ये बिल्कुल नैनोमीटर में जा चुके हैं, और कम होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, फाइनली एक एटॉमिक लेवल पर आ गए हैं। तो ये बनाना लिटरली इज द ब्लीडिंग एज ऑफ ये रॉकेट साइंस है एक्चुअली। नाउ चाइना वांट्स टोटल फ्रीडम इन इट। आज चाइना जितनी भी एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैं वो इंपोर्ट ही करता है यहां से वहां से, और अमेरिका सब तरफ से रास्ते काटते जा रहा है चाइना के। अमेरिका की बड़ी कंपनियों को इस तरह के हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करने पे पाबंदी लगा दी गई है। तो चाइना अचानक से तड़पने लग गया बहुत बुरी तरह से। अमेरिका ने चाइना को अपना स्ट्रेटेजिक एनिमी घोषित कर दिया है, और चाइना जो करता जा रहा है, उसने भारत के साथ अभी जो कुछ किया है एलएसी के ऊपर पिछले 2-2.5 सालों में, भारत के एम्स पे जो हमला उसने किया 99% उसी ने किया, और जिस तरह से वो पूरी ट्रेड साइकिल्स को डोमिनेट कर रहा है, और जिस तरह वो अमेरिका को भी खुली चुनौती ताइवान के केस में दे रहा है, तो अमेरिका का वैसा करना जायज भी था। चाइना ये जानता है, और शी जिनपिंग ने इसीलिए एक $150 अरब का पूरा पैकेज सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए 5 साल का बना दिया है। नाउ दिस इज अ ह्यूज पैकेज। भारत का पैकेज था 75,000 करोड़ रुपए का, विच इज $10 बिलियन। ये उससे 15-15 गुना बड़े पैकेज हैं, और इससे डबल साइज का पैकेज अमेरिका में बाइडेन ऑलरेडी दे चुके हैं। ये न्यूज मैंने आपके लिए इसलिए ली बिकॉज इंडिया ऑल्सो वांट्स टू हैव अ लीडिंग से इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स। हमारे यहाँ डिजाइन तो होती हैं बट फैब्रिकेशन नहीं होता। फैब्रिकेशन जिन इंडस्ट्रीज में होता है उसको फैब कहते हैं। अभी आपने सुना ही होगा महाराष्ट्र से वो प्रोजेक्ट निकाल के गुजरात ले गए वगैरह, वो वाला जो झगड़ा वेदांता का था, तो ये वही फैब बनाने वाला झगड़ा है। नाउ चाइना एंड अमेरिका बोथ आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट ऑल कंपनीज दैट आर इनटू इट, कि भाई आओ और हमारे इंडस्ट्री लगा। तो अगले 5 साल में दोस्तों ये लड़ाई काफी इंटेंस होगी। सभी लोग जानते हैं कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। जिस लैपटॉप पे मैं ये बना रहा हूं, जिस मोबाइल पर आप ये देख रहे हैं, जिस इंटरनेट सर्वर से ये जा रहा है, हर जगह चिप्स लगी हुई हैं। फाइटर जेट से लेके टेस्ला की गाड़ियों तक, वॉशिंग मशीन से लेके आपके स्मार्ट टीवी तक, इट्स ऑल अ गेम ऑफ चिप्स नाउ। चिप्स हटा लो तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाएगी। तो इसको जो डोमिनेट करेगा वो आगे जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोई एक कंट्री इसको कभी डोमिनेट कर ही नहीं पाएगी। इट इज जस्ट टू कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन फॉर वन कंट्री टू डोमिनेट। खैर देखेंगे, पता चलेगा। बहुत शानदार हमारा पावर पैक का आईएएस प्रिपरेशन का कोर्स है, इसकी लिंक नीचे दी हुई है एनरोलमेंट की। दिस इज अ ब्यूटीफुल कोर्स वेयर वी कवर द एसेंशियल्स ऑफ द सिलेबस 150 सेशंस में। उसके अलावा पावर ऑफ 10 मिलता है आपको, बहुत सारा डेली सपोर्ट शानदार तरीके से मिलता है, और आंसर राइटिंग कोर्स के साथ साथ इसको करेंगे तो आपका एक टोटल पैकेज हो जाता है। आई इनवाइट यू टू ज्वाइन दिस कोर्स। इसकी अगली बैच 2023 में सही समय पर लॉन्च होगी। फिलहाल आप इस बैच में आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, दिल डुबा देने वाली खबरों की आज जरा सूची लंबी होती जा रही है, माफी चाहता हूं। ये लेटेस्ट खबर ये आई है जिसमें 5 सालों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ के एनपीएस का राइट ऑफ कर दिया है। अब अक्सर हमें कहा जाता है कि ये राइट ऑफ किया गया है ना, दिस इज स्टिल रिकवरेबल। राइट ऑफ करने के बाद भी रिकवरी की प्रोसेस जारी रहती है। हाँ, वो बात तो हमें पता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में रिकवरी कितनी हुई? 5 साल में 10 लाख करोड़ के नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि लोन को राइट ऑफ किया, बैंक उसमें से केवल 1.5 लाख करोड़ रिकवर कर पाए हैं। तो बचा हुआ 8-8.5 लाख करोड़ कहां गया? पानी में। आपका हमारा टैक्स पेयर का पैसा पानी में। तो बैंकों ने इन एनपीएस को इसको इस तरह से माफ कैसे कर दिया, किस तरह से छोड़ दी है, ये सब तो एक प्रॉपर जांच का विषय है। तो जो एनपीएस भारत के कम हुए हैं वो ऐसे कम हुए। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि पैरेलल में जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का पूरा जब काम चल रहा है उसमें 80-85%, 70-75% के हेयर कट कॉमन हो गए। तो देखा जाए तो भारत में जो लाखों करोड़ों के बड़े लोन लगा के जिनके धंधे डूबे या कुछ हुआ है उनकी तो ऐश है।
बैंकों से उनको छूट मिली हुई है, आईबीसी में उनके हेयर कट हो जाते हैं, और अभी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के 20-30 हजार करोड़ के लोन का जो पूरा था वो 5,000 करोड़ में सेटल हो गया, उसके बड़े भाई के समधी को मिल गया सब कुछ। तो ये एक पूरा ऐसा खेल चल रहा है कि जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, एंड द मे परहैप्स वांट टू टेक अ वेरी सीरियस लुक एट इट, बट दिस इज हाउ इट इज। अब इसमें कोई क्या कर सकता है पता नहीं। इन्फोसिस के 40 साल हो गए, बधाई। ये इन्फोसिस के फाउंडर्स हैं, आपके सामने जो तस्वीर में आप देख रहे हैं। इन लोगों ने एक छोटे से फ्लैट में इस कंपनी को क्रिएट किया था। तब भारत एक लिबरल इकोनॉमी नहीं था, राजीव गांधी का समय था और फर्स्ट वेव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने ही वाले थे। जब उन्होंने इंपोर्ट सस्ते किए, इन लोगों का बहुत फायदा हुआ। उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने फ्लड गेट्स खोल दिए और आईटी सेक्टर बना। तो बहुत बहुत बधाई इन्फोसिस को। इन्फोसिस भारत की दूसरी बड़ी कंप्यूटर कंपनी बनी। पहली थी टीसीएस, जिसके सच्चे अर्थों में फाउंडर जो थे वो एफसी कोहली साहब थे, फकीर चंद कोहली, जिन्होंने जीरो से पूरा टीसीएस खड़ा किया। और उसके बाद इन्फोसिस ने उस पूरे सिस्टम में आगे अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और अब तो ये सब मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं। तो बधाई। मुझे आज ये खबर मिली, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। एनआर नारायण मूर्ति कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने हमारे बेटों को, बेटियों को इन्फोसिस की कमान नहीं सौंपी। हमें हमारे परिवारों के हाथ में इन्फोसिस की कमान देनी चाहिए थी। इट्स क्वाइट अ शॉकिंग इंटरव्यू, क्योंकि ये लोग आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर में जाके काफी अच्छे लंबे फट्टे पेलते हैं। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, हर व्यक्ति को केवल टैलेंट पे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब एक्चुअली व्हेन पुश कम्स टू शव, व्हेन रबर मीट द रोड, जब करने की बात आती है, तो इन्फोसिस और टाटा ग्रुप अल्टीमेटली कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। परिवार के प्रोफेशनल्स पे भरोसा नहीं करते। विशाल सिक्का को कैसे धक्के मार के निकाला था कोई भूला नहीं है, और वहां टाटा ने साइरस मिस्त्री को कैसे धक्के मार के निकाला था वो भी कोई भूला नहीं है। लाए भी यही लोग थे, धक्के मार के निकालते भी यही हैं। क्योंकि समहाउ इंडियन कंपनीज में ऐसा ट्रेंड बन गया है, और ये तो आईटी का बेलवेदर कंपनी है। तो मूर्ति पब्लिकली ये इंटरव्यू में बोले हैं अभी ये 40 साल के सेलिब्रेशन में कि हमें हमारे बेटे और बेटियों को ही कमान सौंपनी चाहिए थी, हमसे गलती हुई, क्योंकि हम फालतू ये सोचते रहे कि प्रोफेशनलिज्म ये वो, लेकिन हमारे बच्चे भी उतनी क्वालिफाइड हैं, तो हमने पता नहीं उनको क्यों। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कंपनी उनकी, वो जो चाहे करे। मेरे कहने का मतलब यह है कि द वेरी हाई मॉरलिस्टिक पोस्चरिंग दैट दीज पीपल टेक एट ग्रेट बी स्कूल्स, उनके भाषण सुन लो, ऐसा लगता है कि प्रोफेशनलिज्म इनसे बड़ा कोई नहीं है। अल्टीमेटली परिवारवादी है। इन्फोसिस हो, रतन टाटा की कंपनी हो, रहता परिवारवाद ही है। उनके खास लोग ही आगे बढ़ते हैं, और प्योर प्रोफेशनल्स अगर आ जाएं। अब साइरस मिस्त्री ने गलती से बोल दिया था कि टाटा नैनो को प्रोजेक्ट लॉस में बंद कर देना चाहिए। क्या हाल हुआ उस आदमी, सारी दुनिया ने देखा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सच्चाई ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में भी अल्टीमेटली उनके जो इमोशंस हैं और उनका जो कंट्रोल का स्टाइल है वो ही चलता है। और ये तो मैं आपको सबूत के साथ, इंटरव्यू के साथ बता रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनकी जो अगली पीढ़ी है वो टैलेंटेड नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम एब्सोल्युटली सर्टन स्मार्ट पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर। प्यारे दोस्तों, सॉफ्ट पावर को लेके भारत काफी कॉन्फिडेंट हमेशा रहा है कि भाई हमारा एक बड़ा लंबा डीप 3-4 हजार साल का इतिहास है जो दुनिया मानती है, और हमारी एक सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर क्या हमने खुद को बहुत ओवर एस्टिमेट कर लिया है? क्योंकि क्या सिर्फ इतिहास की सॉफ्ट पावर ही वर्तमान की सॉफ्ट पावर होगी, और वर्तमान की सॉफ्ट पावर का कोई हिसाब किताब नहीं होगा? तो मैडम ने इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से समझाया है कि सॉफ्ट पावर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हिस्टोरिकल होता है, लेकिन बाकी के 2 हिस्टोरिकल नहीं होते हैं। एंड वी कैन नॉट अज्यूम दैट दिस सिंगल पिलर, हिस्टोरिकल पिलर, विल बी एबल टू पुश अस फॉरवर्ड ऑलवेज। तो हमारे वर्तमान में अगर लोगों को बहुत कमियां दिख रही हैं ग्लोबल इंडाइसेस वगैरह में, तो हमें उसको सुधारने की आवश्यकता है। हिंदी का लेख है, बड़ा प्यारा लेख है, आप पूरा पढ़ना, आपको बहुत मजा आएगा। एग्जाम में लिखने का बहुत कुछ मिलेगा। उसके अलावा मैं ये कुछ और आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूं। तो भैया, अमेरिका में जो है सेम सेक्स मैरिज, जो बाइडेन ने साइंड इनटू लॉ अ बिल ग्रांटिंग फेडरल प्रोटेक्शन टू सेम सेक्स मैरिज। समझ में आ गया आपको? तो अमेरिका में अब फेडरल प्रोटेक्शन इस चीज को दे दिया गया है, और ये एक लंबी लड़ाई के बाद हुआ है, और खास तौर पे कंजर्वेटिव बैकलैश के सामने ऐसा होना, इसको इंडिविजुअल अडल्ट राइट्स के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। बाकी दुनिया में धीरे धीरे ये हो सकता है एक्सेप्ट किया जाए, हो सकता है नहीं एक्सेप्ट किया जाए, ये तो समय ही बताएगा। आप जानते हैं अच्छे से, ओल्ड पेंशन सिस्टम वर्सेस न्यू पेंशन सिस्टम का एक डिबेट चल रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड ओपीएस में जा चुके हैं ऑलरेडी।
वहां पर सारे बेनिफिट्स पहले से डिफाइंड होते हैं विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम देम और द एम्प्लॉयर विच इज द गवर्नमेंट। और पंजाब और हिमाचल प्रदेश भी मोस्ट लाइकली इसमें चले जाएंगे। तो जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसका टोटल कॉर्पस कितना है और वहां से पैसा अब यूज हो सकता है कि नहीं ओपीएस के लिए, ये सवाल है। तो दैट क्वेश्चन फॉर नाउ रिमेन्स अनरिजॉल्व। प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए कुछ तोहफे हैं, पीडीएफ डाउनलोड करो, लिंक पे क्लिक करोगे तो तोहफे मिल जाएंगे। आज मैंने अलग अलग एक्सपर्ट्स के व्यूज को कंपाइल करके एक ऐसे बनाया है, सम थॉट्स ऑन द चाइनीज एग्रेशन इन अरुणाचल। और आज के दो एडिट्स बड़े प्यारे हैं। एक तो चाइना में जो भारत के एम्बेसडर रहे थे सज्जन गौतम बम्बा वाले जी, उन्होंने लिखा है व्हाट यांगसे मीन्स। और एक विल 2023 बी एनी बेटर। तो ये अगले साल का प्रेडिक्शन है और ये चीन जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, और विनी द पू क्या चाहता, सॉरी शी जिनपिंग क्या चाहता है, वो इसमें बात की गई है। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। आज की सबसे प्यारी खबर आपको कौन सी लगी हमें कमेंट थ्रेड में जरूर बताएं, लाइव चैट में भी बताएं। 100 में से आज के सेशन की मार्किंग करना मत भूलना, ये तो तुम्हारा काम है ही भैया। और कल शाम को हम आपसे फिर भेंट करेंगे। जाते जाते 100 में से मार्किंग जरूर कीजिए, आज का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। अभी तक के सारे सेशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, सारे सेशंस को ध्यान से देखिए। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।